टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अभी स्टार्ट करो, कर दिया अभी क्या पहले किया? चलो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस करके हम लोग रिएक्शन करते हैं, है ना? ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन का नेमिंग करते हैं। जैसे पहला लिखो, अल्फा पार्टिकल इंड्यूस रिएक्शन। अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन। अल्फा पार्टिकल इंड्यूस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा पार्टिकल से हम बम्बार्ड करते हैं, है ना? जैसे देखो, बोरॉन है, इसको अगर मैं अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर दूं तो ये बन जाता है कार्बन और प्रोटॉन, है ना? और इसको कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? इसको लिखेंगे अल्फा कॉमा प्रोटॉन, अल्फा कॉमा प्रोटॉन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे अगला हम लोग न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन। देखो, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, जो 12C6, इसको न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवा दो तो ये बन जाता है तुम्हारा नाइट्रोजन एंड न्यूट्रॉन। इसको क्या नाम देंगे? इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन भी होते हैं, न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? लेकिन ये समझने की चीज है केवल, है ना? मैं इसको और आगे नहीं लिखवाता हूँ अभी, है ना? और इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस तरह का रिएक्शन होता है और इस तरह से नहीं करते हैं, है ना? तो आपको देख करके समझ में आ जानी चाहिए कम से कम कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी मैंने बता ही दिया था। इसके बाद लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद लिखो इसका लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन। कोई क्लास है आप लोग को? लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन लिखो। न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने बताया था कि जब कोई बड़ी न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे न्यूक्लियाई में बट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, उस न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने पहले ही बता रखा है ना। तो लिख लो बाबू, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन किसको बोलेंगे? द फेनोमेनन इन
द phenomenon in which a heavy nucleus ब्रैकेट में लिख, जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा हो, है ना, in which a heavy nucleus when excited splits into two smaller nuclei of nearly comparable masses. Into two smaller nuclei of nearly comparable masses is called nuclear fusion. It's called nuclear fusion. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं यूरेनियम 235 ठीक है, और इसको अगर आपने बम्बार्ड करवा दिया किससे, न्यूट्रॉन से, तो ये आपको दे देगा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस क्यू. लिख लो, लिख लो. ठीक है, यहां पर Q की वैल्यू लिख लेना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. क्या होता है, यहां पर Q की वैल्यू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ठीक है, ये वेरी फेमस इक्वेशन है, ये मेन रोल प्ले करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. फ्यूजन. क्लियर है, ये पता है क्या होता है. जब ये यूरेनियम न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस धीरे धीरे वो क्या होता है, फैलने लगता है. आपने देखा है वो अमीबा बायोलॉजी में 10th क्लास में, वो क्या होता है, अमीबा थोड़ा ऐसे लंबा होने लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा, और फिर धीरे क्या अलग हो जाएगा, है ना. इसी टाइप से क्या होता है, ये भी होता है ना, जब बम्बार्ड करवाता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, शेप लेने लगता है, और फिर धीरे धीरे 2 पार्ट में टूट जाता है. ठीक है, आया समझ में. तो इस तरह से आपका ये टूटता है. दूसरी बात, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये मास डिफेक्ट होता है, यानी कि मास कम हो जाता है. अगर मास कम हो जाता है तो बाकी का मास कहाँ जाएगा, वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और इस पर्टिकुलर रिएक्शन आपको एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है. कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है. ऐसा में क्लियर है. दिस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रिएक्शन. नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. अगला लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन क्या होता है, चेन रिएक्शन क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है कि एक जब कोई रिएक्शन होता है, जैसे यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन जब अटैक करता है, तो आपने रिएक्शन में देखा था, उसमें से बेरियम क्रिप्टॉन के अलावा 3 न्यूट्रॉन
अलग से डेवलप होता है। क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन अलग से डेवलप होता है। और वो 3 न्यूट्रॉन और क्या कर सकता है? वह 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग यूरेनियम के न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है। कर सकता नहीं कर सकता है? आपने एक करवाया और एक से क्या हो गया? आपको 3 हो गया। यस। तो क्या मैं बोला? मैं ये बोला आपको कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस पे अगर एक न्यूट्रॉन अटैक करता है तो इसके साथ 3 न्यूट्रॉन इससे निकलते हैं। और जब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे अलग अलग, तो ये 3 न्यूट्रॉन 3 डिफरेंट यूरेनियम के न्यूक्लियस से अटैक करते हैं। तो जब 3 करेंगे ये, जैसे देखो, मान लीजिए बेटा ये तुम्हारा यूरेनियम है, ठीक है, और इस पे आपने अटैक करवा दिया किससे? न्यूक्लियस से, न्यूट्रॉन से। ठीक है। अब क्या होगा? यहां पर आपको निकलता है बेरियम और क्रिप्टॉन, लेकिन इसके साथ साथ 3 निकलते हैं न्यूट्रॉन। अभी पढ़ाना भाई, अभी हमने पढ़ाया था आपको इसका रिएक्शन। और जब ये 3 निकलेंगे तब ये क्या करेगा? ये 3 अलग अलग यूरेनियम न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है। तो मान लिया जाए ये अटैक कर गया किस पे? फिर यूरेनियम पे। ये भी कर गया, ये भी कर गया। अब क्या होगा? अब यहां से 3 और निकलेंगे। तो कितने हो गए? यहां पर एक न्यूट्रॉन था, यहां पर 3 हो गए, यहां पर 9 हो गए, अभी 27 होगा, 81 होगा, 243 होगा। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा भाई साहब। तो क्या होगा? ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, हर बार 3 गुना होता जाएगा। नहीं, तो ये क्या हुआ? आपको बस एक बार स्टार्ट करने का देरी है।
फिर ये चलता रहेगा, है ना। जैसे आप वो करते थे ना बचपन में, वो चटाई ले, जानते हो चटाई? नहीं जानते? चटाई सोने वाला नहीं, छोड़ने वाला। यस सर, जानते हैं। तो करता यस क्या था वो, जानते हैं। एक लगाता था बत्ती पीछे वाला, और फिर धीरे 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 क्या होता है, अपने आप सब फूटते रहता था। वही यहाँ स्थिति है, पर यहाँ लगा दो, बस अपना स्टाइल चालू, है ना। फिर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अनलिमिटेड प्लान है ये क्या है? अनलिमिटेड प्लान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो एक स्टार्ट किया और उसके बाद फर्दर वो कंटिन्यू होता रह गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा ये चेन रिएक्शन है तुम्हारा, ये क्या है? चेन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन से आपका ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, रिएक्शन चलता रहता है। अब जब ये चेन रिएक्शन होगा तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई ये बढ़ते 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 तो ये तो पार देगा भाई, 243 का फिर करो, फिर करो, फिर करो। तो इसको क्या बोलते हैं? जब ये तुम्हारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि ये हजारत हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगर आपके घर में माचिस होती है तो उसे एक तीली निकाल के जलाओ, तो तुम अगरबत्ती जला सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, अच्छा लगता है। लेकिन उसी को जलाने के चक्कर में क्या हो, माचिस ही जल जाएगा। हाथ में माचिस लिए हुए हो और जला रहे हो, तो एक तीली तो जला जला, तीली के साथ माचिस के अंदर जितने तीली हैं सब के सब जल गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मोमबत्ती नहीं जलेगा, तुम्हारा हाथ ही जल जाता है। नहीं, वो नुकसानदायक हो गया। क्या हो गया? ये नुकसानदायक हो गया। तो ये जो है, एक लिमिट से बाहर अगर एनर्जी मुझे मिल जाता है तो वो क्या होता है, वो इसका नुकसान कर देता है। तो यहाँ पर भी वही है बाबू, ये क्या, ये ज्यादा ही हो जाएगा बढ़ते 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 बढ़ते। Recording in progress. चलो आ गया, देखो। तो क्या हो गया, ये रिएक्शन बढ़ते बढ़ते इतना एनर्जी बढ़ जाती है कि आपको जरूरत खड़ा हो जाती है ना। तो ये चेन रिएक्शन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे? तो एक को लिखेंगे अनकंट्रोल्ड और दूसरा लिखेंगे कंट्रोल्ड। ठीक है बाबू, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का, एक हो गया कंट्रोल्ड और दूसरा हो गया अनकंट्रोल्ड।
अनकंट्रोल्ड में क्या हो गया भाई, आफत आ जाती है। आपने सुना होगा नाम नागासाकी, हिरोशिमा, सुना है? वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन ही हो गया था भाई साहब, है ना? वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन ही हो गया था और वो अनकंट्रोल था और इतना बड़ा तबाही मचा दिया कि उसका तबाही आज भी उसका तबाही कायम है। ठीक है, वह उस एरिया के अगल बगल, है ना, कई गांव में, कई सिटी में आज भी वहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, अपंग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, चैलेंज होते हैं। ठीक है, तो कब हुआ था? और प्रॉब्लम आज भी है, प्रॉब्लम आज भी वहां बरकरार है। सोचो इतनी खतर थी, है ना? अनकंट्रोल, ये बहुत ही बेकार चीज है। अच्छा करने के चक्कर में क्या होता है, ये खराब कर देता है। दूसरा है कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंट्रोल्ड है तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, बिजली जनरेट करते हैं उससे, इट इज वेरी गुड थिंग, है ना? लेकिन अनकंट्रोल्ड का होता है नुकसान, बताया ना। अगर एक तीली माचिस में से निकाल के जलाओ तो तुम कैंडल जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, सब जगह करोगे, फायदा होगा, अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर पूरा मैचिस ही जल जाए तो क्या होता है, वो आपके हाथ को जला देता है, नुकसान कर देता है कि नहीं? तो जिंदगी भर लेके झूलते रहो, परेशानी होगी नहीं होगी। यही चीज यहाँ भी है न्यूक्लियर रिएक्शन में। अनकंट्रोल्ड क्या है, ये मुश्किल बढ़ाती है, कंट्रोल्ड इसकी। तो कोई भी चीज कंट्रोल्ड में होना सही है, अनकंट्रोल आपको प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने अनकंट्रोल, है ना, ट्राई किया था, या फिर क्या बोलते हैं, अभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या किया लोगों ने, उसको निगेटिवली यूज करते हैं। क्या करते हैं, निगेटिवली यूज करते हैं। लोग अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, न्यूक बॉम्ब। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या काम है? न्यूक्लियर बॉम्ब का ये केवल काम है कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। क्या है, हम सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कोई हम पे अटैक ना करे। ठीक है, अब जरा इसके एवज में देखो क्या मुश्किलें बढ़ जाती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक्स कंट्री है, ठीक है, उसने न्यूक्लियर बम बना लिया, अच्छी बात है भाई, ये बहुत शक्तिशाली देश है, ठीक है, इट्स ओके। अब जरा बात को समझना, मान ले जाए अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर बम बना लिया है तो बनाने के बाद वो रखेगा कहाँ, शाखा पर रखेगा, है? जैसे तुम लोग किताब को भी रखते हो वैसे रखेगा, है भाई? वैसे तो नहीं रखेगा, है ना? नहीं तो कोई आते जाते कोई लड़का अगर उसको एक थप्पड़ लगा दिया तो पता चला कि पूरा कंट्री साफ हो गया, है ना? घर में बच्चा उसको टच कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्या होगा, उस न्यूक्लियर बॉम्ब को हम ऐसे ऐसे नहीं रख सकते, उसको बिल्कुल सेफ जगह पे रखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, ऐसा भी नहीं रख सकते कि चोर उचक्का उसको लेके, है ना, ले और कहीं पटक दे, वो भी दिक्कत है भाई साहब। तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसको पूरा गार्ड लगाना पड़ेगा, सिक्योरिटी, सीआईएसएफ फोर्स, उसको फोर्स लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तो बॉम्ब बन गया और उसको पीछे पीछे क्या हो गया, सिक्योरिटी फोर्स लगाया गया, और उस सिक्योरिटी फोर्स का पूरा पैसा दो, सैलरी, है ना, सारी फैसिलिटी सब कुछ करो, भर्ती करो। कब छूटेगा पता नहीं है, न्यूक्लियर बम कब छूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पुलिस तैनात हो गया भाई साहब, है ना, चारों तरफ पुलिस लग गया। ठीक है, अच्छा, पुलिस भी लग गया, ठीक है भाई, सिक्योर भी हो गया, अच्छी बात है। जरूरत यह पड़ता है कि मान लिया जाए अब तुमको कल होकर जरूरत पड़ गया कि भाई बम को छोड़ना है, तो भाई बम को फोड़ना है अगर, तो चलना भी तो चाहिए, है ना? भाई कामयाब है कि नहीं ये भी तो चेक करते रहना पड़ेगा। नहीं तुम सोचे हम शक्तिशाली है सबसे ज्यादा, अब अगर फोड़ने का बारी आई तो फूटे ही ना, है? ये भी तो मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करते रहो बार बार। अच्छा, चेक कौन करेगा, हम लोग थोड़ा ना करेंगे कि भाई, है ना, पेड़ पौधा है जाके पानी पटा दिए, ऐसा तो नहीं है, हर कोई इसको चेक भी नहीं कर सकता जाते लोग। उसके लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट।
और न्यूक्लियर साइंटिस्ट में कौन चाहिए? जिनको पैकेज बहुत हाई होता है, उनका अच्छा खासा सैलरी होता है ना, उनको भी पाल के रखो, उनको भी सैलरी दो, है कि नहीं, उनको भी सैलरी दो, है कि नहीं। अच्छा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक तो रखोगे नहीं, मतलब बीमार है तो दूसरा कौन चेक करेगा भाई, तो मल्टीपल न्यूक्लियर साइंटिस्ट को रखो, ठीक है। चलो वो भी कर लिया मैंने, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी पैसे दे दिए, है ना, हर मंथ। सीआईएसएफ फोर्स को भी दे दिए पैसे, उसको भी दे दिए। चलो अब हमारा बॉम्ब तैयार है बिल्कुल, ठीक है। अब जरूरत पड़ गई, अब जरूरत पड़ गई फोड़ने की, तो हमने उसको उठा करके फोड़ दिया भाई साहब, है ना, हमने उठा के फोड़ भी दी। चलो ये भी मान लिया। अब मान लिया फोड़ना था हमको पाकिस्तान से, हमने छोड़ दिया मान लिया पाकिस्तान से। अब पता चला पाकिस्तान में जब फोड़ा तो पता चला उसका इफेक्ट बांग्लादेश में भी चला गया, तो बांग्लादेश क्या बोलेगा कि भाई हमने कौन सी गलती कर दी थी, मेरे को क्यों काम कर रहे हो, है ना, मैं छोड़ूंगा तो क्या तुम्हें। अब पता चला बांग्लादेश भी बोला कि मैं तो बदला लूंगा, तो पता चला इंडिया ने छोड़ा पाकिस्तान पे, इफेक्ट हो गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश किसको छोड़ रहा है, फिर इंडिया पे। अच्छा, बांग्लादेश अकेले नहीं आएगा, उसका जो दोस्त है ना, जो भी उसका कंट्री, फ्रेंड्स कंट्री रहेगा, वो भी साथ में आएगा। अब ये छोड़ेगा इंडिया पे, अब इंडिया पे जब छोड़ेगा तो इंडिया का फिर दोस्त आएगा, वो भी फिर छोड़ेगा। तो कहने मतलब एक न्यूक्लियर होता नहीं कि सारी कंट्री में क्या हो गया, तबाही मच गया, ठीक है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब में हिरोशिमा नागासाकी आज भी सफर कर रहा है, और ये छोड़ छोड़ के क्या करेंगे, पूरे दुनिया को समेट लेंगे। ये उसका दोस्त है इसलिए सपोर्ट करेगा, वो उसका दोस्त है इसलिए सपोर्ट करेगा, तो छोड़ते छोड़ते क्या होगा, पूरा का पूरा तबाही हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 130 करोड़ जनता केवल इंडिया में है, तो बचेगा कितना, 30,000। तबाही ऐसा होगा कि 130 करोड़ में से बचेगा कितना, ओनली 30,000 बचेगा। अच्छा, वो जब 30,000 बचेगा तो जब लाश देखेगा, जब वो लाशें देखेगा अपने अगल बगल 120 करोड़ 129 करोड़ का, तो 30,000 जो बचेगा ना, वो देख के ही ऐसे ही मर जाएगा, वो लाश देख के ही मर जाएगा। नहीं भाई, मैं जिंदा रह जाऊँ क्या, मान लो एक दिन मान लो कि तुम ही जिंदा रह गए भाई साहब, अब अगल बगल लाश लाश है, तुम जिंदा रह लोगे, है, इट इज इम्पॉसिबल है, खुद डर के मर जाओगे भाई साहब। तो कहने लग क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज पूरा क्या है, ह्यूमन बीइंग का खात्मा करने का जरिया है, और कुछ नहीं, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, है ना। ये जो कंट्री लोग जो कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में सारे कंट्री मूव कर चुके हैं, है ना। खाली पैसा का भी है ना, और शक्तिशाली वगैरह कोई नहीं है। कौन शक्तिशाली है भाई, अब मान लीजिए अमेरिका शक्तिशाली है फॉर एग्जाम्पल, अब वो बम छोड़ देगा तो दूसरा छोड़ देगा क्या, है भाई, है। जैसे मान लीजिए कि अब अमेरिका ने छोड़ दिया किसी कंट्री पे, एक्स कंट्री पे, तो वो कंट्री को दोस्त भी तो होगा, और रसिया छोड़ेगा, फिर चाइना छोड़ेगा, फिर ब्रिटेन छोड़ेगा, तो एक छोड़ने से कितना नुकसान होता है सबको अंदाजा है। तो क्या ये तो बर्बादी है, कुछ नहीं है, अननेसरली झूठ मूठ का, है ना। भाई बनाना चाहिए था न्यूक्लियर पावर प्लांट, बना रहे हैं बॉम्ब, और छोड़ना होना है नहीं कुछ, क्योंकि पता है छूटेगा तो क्या हो, थर्ड वर्ल्ड वार होगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार तुम लोग पढ़ चुके हो, क्या उसका फायदा हो क्या नुकसान है। थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो पूरा खत्म कहानी, तो क्या मतलब है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है बेकार की चीजें हैं, ठीक है, बेकार की चीजें हैं। इन लोग हर कंट्री क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से पैसे खर्च करते हैं। अरे वो, और उसके कंट्री में भूखे मर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब को सुरक्षित रखने के लिए खर्च कर देंगे, जिसको फोड़ना उड़ना कुछ नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। ये सब निगेटिव डायरेक्शन में सारे कंट्री, पूरा वर्ल्ड मूव कर चुका है ना, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे में लोगों को क्या चाहिए कि डर ही नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी क्या करना चाहिए, जीरो बजट रखना चाहिए, सिक्योरिटी पे कोई खर्च नहीं करना चाहिए, है ना। वो तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए कदम, उसको स्ट्रांगली उठाना चाहिए, और लोग बॉम्ब बना रहे हैं, ठीक है।
तो कहने मतलब खैर जो भी है ना, धीरे धीरे करेंगे। इसलिए तुम लोगों को क्या किया गया है, तुम लोगों को डे को बोला गया है कि 3 से 4 1 घंटा क्लास अटेंड करना होगा, है कि नहीं? आया समझ में? क्योंकि पता नहीं इसमें कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे होंगे जो बॉम्ब बना के बैठ जाएगा, नहीं है? इसलिए अगर बॉम्ब भी बनाने लगो तो आपको समझ होनी चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। पता है कि नहीं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था वो अपने आप सुसाइड कर लिया था, हैं? तो वो बनाया था बेचारा अच्छे के लिए। जब उसको अंदाजा लगा कि ये तो भाई गड़बड़ हो गया, ये तो तबाही मचा देगा, तो अपने आप क्या सुसाइड कर लिया था ना भाई, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना? इसीलिए आप लोग को मैंडेटरी क्लास रखा गया है हर संडे 3 to 4, और सभी को अटेंड करना है, ठीक है? ये सब बाकी दुनिया बाद में होता रहेगा, पहले क्या है, आपको ह्यूमन बीइंग बनना समझ गया? ह्यूमन बीइंग होना बहुत 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 कंपलसरी है ना? नहीं तो क्या है यहाँ पे, अभी कोरोना के चक्कर में सुनने में आया था, एक डॉक्टर ने क्या किया, 100 लोगों को मार दिया, है ना? और उसका किडनी, लीवर, आंख, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन, सबको बेच दिया भाई साहब। जो नहीं मरना उसको भी मार दिया, चला किनारे हो, है ना? अब अपना क्या किया, बहुत बड़ा पैसा संपत्ति जमा कर लिया बेच बाच करके, बताओ, है कोरोना के चक्कर में। अच्छा, उसमें क्या करता था, उसको लपेट देता था पूरा, मुंह आंख सब। अब फैमिली को बोलता था भाई दूर रहो, नहीं तुम्हारा भी हो जाएगा, हाँ तुझे ही नजर रहोगे, तुम दूर रहो। तो फैमिली बेचारा डर जाता था, ना ना भाई दूर ही रहो, है ना, मर गया तो उसको किसी तरह से किनारे करो। तो इसका भी नाजायज फायदा उठाया गया, ऐसा सुनने में आया, है ना, पेपर में आया। तो कहने मतलब ये है कि ये चीजें जो है ना, निगेटिव हो गया। डॉक्टर्स को यही नहीं पता कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ऐसा में। अब तुम लोग इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। काम तो करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ करेंगे, कोई उल्टा सीधा नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोगों को अभी से कंपलसरी कर दिया गया है कि वैल्यू एजुकेशन का एक क्लास हर संडे मैंडेटरी होगा, ताकि आप लोग करो, कमाओ खाओ, अच्छा नो प्रॉब्लम, लेकिन गलत नहीं करना है भाई, ऐसा में। ऐसा नहीं कि किसी को आकड़ी बेच दिए तुम, मौका मिला तो, है कि नहीं है? है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लोग को मैंडेटरी क्लास कर दिया गया है। इवन आपको क्या है, आपको ये भी करना है, अभी आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां भी एक कंपलसरी मिलेगा आपको सब्जेक्ट, वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी रहेगा, मैंडेटरी। अभी हर जगह वो कंपलसरी कर दिया गया है, समझ गया? और अब मैंने भी अभी एमटेक का एग्जाम दिया था पिछले साल, है ना, उसमें भी हम लोग, मुझे भी देना पड़ा, है ना, मुझे भी एग्जाम देना पड़ा है वैल्यू एजुकेशन का अलग से, ठीक है? एमटेक में भी डाल दिया है, तुम लोग को बीटेक में भी डाल दिया, ठीक है? ये तो अलग बात है, मेरा तो वैल्यू एजुकेशन, मेरा एमएससी भी है, डिग्री भी है अलग से, मैंने एमएससी भी कर रखा है उसमें। लेकिन उसके बावजूद मैंने जब एमटेक कर रहा हूँ, तो एमटेक में भी एक कोर्स पूछ दिया अलग से, कंपलसरी देना ही देना, तो फेल हो जाओगे पूरा। ये आजकल के जरूरियात बन गया है, कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी। नहीं तो लड़का क्या करेगा, करना है कुछ कर देगा कुछ, बनाना है पावर प्लांट बना देगा, न्यूक्लियर बम, है ना? तो ये चीज हो रही है, समझा? इसलिए हर चीज को पॉजिटिव यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि सर ये आधे घंटा जो लेक्चर दिए इसका क्या, तो फालतू टाइम किल हो गया। टाइम किल नहीं हुआ आपका, हम इसी चैप्टर का एक टॉपिक कवर कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे, इसी टॉपिक चैप्टर का एक टॉपिक कवर कर रहे थे। कुछ लोग सो रहे होंगे तो उनका वो टॉपिक निकल गया, ठीक है? और जो सुन रहे थे उनका ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है? अभी जो मैं बोला ये क्या था, एक टॉपिक था तुम्हारा, गप नहीं हो रहा था, समझा? है कोई, हम बहुत बड़े संत महात्मा नहीं है समझा, कि मुझे भाषण देने का बात, प्रवचन करने का मुझे आदत है ना, मुझे आता नहीं है प्रवचन करने। लेकिन जो अब मैं अभी बोला वो मैं एक टॉपिक कवर कर रहा था जो मेरे पर्पस का था, इसी चैप्टर का। उस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। क्या नाम बाबू?
इसी चैप्टर में एक टॉपिक है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, वही मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, आया समझ में? क्लियर बाबू? लिख दोगे न्यूक्लियर होलोकॉस्ट? न्यूक्लियर होलोकॉस्ट इसी को बोलते हैं, है ना, कि न्यूक्लियर से जो हमें करना चाहिए पॉजिटिव वर्क, उसके बदले हम क्या कर दिए, नुकसान कर दिए, जो नहीं करना चाहिए। आप लोग यूज करो, बकायदा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका पॉजिटिव यूज करो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो ये आपका एक टॉपिक जो कवर हो गया, है ना, गप सप करते करते। अब हम मुद्दे पे आते हैं, हमने पढ़ा अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड में क्या होगा, जो बढ़ता ही जाएगा, जो आपको आपके कंट्रोल से बाहर होगा, है ना, जो नुकसान कर सकता है। कंट्रोल्ड क्या होगा, जो आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते हुए उसको रिएक्शन को कंटिन्यू करवाओगे, और जो उसे फायदा लेना वो फायदा लेते जाओगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। बात सुना गया बाबू सबको? एनी प्रॉब्लम? चलो, अब मैं इसमें बताता हूं कुछ कुछ चीजें। अब मैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझाता हूं। क्या समझाता हूं? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें लिखो, सबसे पहले लिखो थर्मल न्यूट्रॉन्स। लिखो बेटा, थर्मल न्यूट्रॉन्स पहला लिखो। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होता है ना, थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले समझो बात को, कि जब रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाते हो यूरेनियम पे, तो यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करता है। क्या करता है बाबू? 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करता है। ये कहाँ गई सीमा वगैरह, भाई सीमा अंजलि है भाई, जगह रहो, है ना, ऐसे ही तुम लोग टॉप कर रहे हो पीछे से, है ना, आप कहाँ जाओगे? अब कोई पोजीशन नहीं है पीछे का, समझा बाबू? गुड्डू, सभी लोग को ऑन रखना है भाई, है ना, पढ़ाई सर पे मेरा ध्यान दो। ठीक माइक है, और वीडियो ऑन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? ओ भाई साहब, तो किसी से दोस्ती कर लो, है ना, देखो चांदनी आस्का कर रखी है दोस्ती, है ना, ऐसे कर लो, है ना, बैठ जाओ किसी के बगल में। देखो पूजा श्रेया बैठी हुई है, क्या दिक्कत है? तुम भाई सब बैठो आराम से, अकेला बैठा हुआ है भाई। नहीं, बाबू देखो, तो ये जब न्यूट्रॉन अटैक करता है यूरेनियम पे, तो यूरेनियम क्या कर रहा है, यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन को जनरेट कर रहा है। लेकिन पता है क्या है, ये जब बम्बार्ड होता है ना, तो बहुत फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है, बहुत तेजी से, हाईली एनर्जेटिक। तो ये जो न्यूट्रॉन है बेटा, ये जो जनरेट है, ये आम न्यूट्रॉन नहीं है, ये आम न्यूट्रॉन नहीं है। ये कौन है? ये बहुत एनर्जेटिक होता है। क्या होता है? बहुत एनर्जेटिक होता है, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। क्या नाम देते हैं बाबू इसको? हम फास्ट न्यूट्रॉन्स इसको नाम देते हैं। लिख लो, दीज आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स, है ना। इसकी बहुत ज्यादा होती है, करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो न्यूट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं, ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, और करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूट्रॉन में एनर्जी होती है। ठीक है, ऐसा में अब प्रॉब्लम क्या है, तेज है तो अच्छी बात है ना, तेज है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? है ना भाई, लेकिन इतना तेज होना भी अच्छा नहीं होता भाई। बताए प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है, जो तेज है ना, वो यहां पर अटैक ही नहीं करेगा, वो यहां पर अटैक ही नहीं करेगा, ये निकल जाएगा,
कहीं और भाग जाएगा। समझा? तेज हो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा तेज होने से भी नुकसान हो जाता है, नहीं है? क्या होता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे कंट्री का, इंडिया का जो सबसे क्रीम ब्रेन है, अच्छा अच्छा ब्रेन है, वो क्या करेगा, वो इंडिया में काम नहीं करेगा, अमेरिका चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अमेरिका चला जाएगा। इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका चला गया, वहां काम कर रहा है, अमेरिका अमेरिका से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? वो कंट्री और डेवलप होते चली जा रही है ना? क्योंकि सारा टॉप ब्रेन जो है वहां पे जा रहा है, क्योंकि उसको फैसिलिटी मिल रही है, और जो टॉप ब्रेन है उसको फैसिलिटी चाहिए, वो वहां चला गया। वो यहाँ पे रुक करके इंडिया के लिए, इंडिया अपने गाँव के लिए काम नहीं कर रहा है, तो गाँव वहीं के गाँव का गाँव रह गया। फिर वहां से बोलेगा वो रहने का कोई जगह है? वहां तो शाम में निकलो तो मोबाइल छीन लेता है, वहां जाके रहेंगे हम, है ना? अमेरिका ही ठीक है? नहीं, बोलते कि नहीं बोलते भाई, हैं? ऐसा बोलता है कि नहीं? तो भाई आप जब क्रीम ब्रेन हो, जो आप डेवलप कर सकते हो, और जब खुद अमेरिका चले गए, तो गांव ही रहा है। वहां तुम रहते तो तुम फैक्ट्री लगाते, तो 10 लोग को नौकरी लगता, तो चोरी चमारी बंद हो जाता, है कि नहीं? और जिसमें कैपेबिलिटी है फैक्ट्री खोलने का, वो चला गया विदेश, तो यहाँ बेरोजगारी वही का वही रह गया, बढ़ गया उल्टा। तो चोरी चमारी नहीं होगा, मोबाइल नहीं छिनाएगा तो क्या होगा, है भाई? मोबाइल नहीं छिनाएगा तो क्या होगा, यही सब होगा। तो कहने वाला ये है कि क्रीम ब्रेन जो होते हैं ना, वो दूर चले जाते हैं, ठीक है? तो जरूरत से ज्यादा भी फास्ट होना नुकसान हो जाता है, ठीक है? ऐसे भी लोग हैं, है ना? बहुत से फैमिली के यहाँ क्या होते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट जन्मते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, फास्ट होते हैं। अब वो इतना फास्ट हो जाते हैं कभी कभी कि वो बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, है ना? आउट ऑफ कंट्री करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो अपनी माँ बाप को ना अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, अच्छे से घर में रहने के लिए, कि आप यहीं रहो प्रेम से, है ना? और मैं वहां रहता हूँ, है कि नहीं? वो मिलने ही नहीं आते, मिलने ही नहीं आते, है ना? जब एक्सपायर हो गए, फोन आया कि भाई मर गया, तो ये काम करो यार, मैं पैसा भेज रहा हूँ, है ना, उसको कर्म कर देना वहीं पे, है कि नहीं? तो ये फास्ट से क्या हो गए, ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गए। ये क्या हो गए, फास्ट तो है, अच्छा लगता है फास्ट होना, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गए, है ना? जिस घर से निकले वो उस घर को काम ही नहीं आया, उस घर को काम ही नहीं आ पाए, तो वो भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर वही काम है बेटा, है ना? ये ऐसे बेटा है ना, जो घर से तो निकले, है ना, अच्छे तो थे, लेकिन ऐसा निकल गए कि घर के लिए कुछ सपोर्ट ही नहीं कर पाए। इनको करना क्या था, इनको करना था इसी सैंपल के अंदर, इसी सैंपल के अंदर इस यूरेनियम पे अटैक करना था, लेकिन ये भाई साहब इतना तेज थे, ये अटैक किए बिना कहीं और से निकल गए, अमेरिका की तरफ, कोई और कंट्री की तरफ, अच्छे तरफ, समझ गए? ये प्रॉब्लम हो गया बेटा। तो क्या होगा, अगर ये निकल गया फास्ट न्यूट्रॉन होने की वजह से, तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस में क्या होगा, अटैक ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, चेन रिएक्शन रुक गया। चेन रिएक्शन क्या हो गया, रुक गया। दिस इज द प्रॉब्लम। तो फास्ट न्यूट्रॉन आपको सपोर्ट नहीं कर पाता, फास्ट न्यूट्रॉन आपको सपोर्ट नहीं कर पाता, आया समझ में? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम नहीं है? जो स्लो होता है वही सपोर्ट करता है, ठीक है? अगर हम भी कोई अच्छा ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते तो तुम लोग को समझ है कि नहीं? तुम लोग को नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा फास्ट हो गए होते हैं, है ना? थोड़ा कम है थोड़े, है ना? थर्मल है बेटा, है ना? क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन। मैं क्या हूं, मैं थर्मल न्यूट्रॉन हूं, ठीक है? थर्मल न्यूट्रॉन क्या करता है, ये थोड़ा कम होता है, और जो थर्मल न्यूट्रॉन होता है वो अपने अंदर ये क्या करता है, इसको अटैक करता है, जो इसको ड्यूटी दी गई है वो करेगा बेचारा, बाहर नहीं भागेगा, ये बाहर नहीं भागेगा, ये इस पे अटैक करता है, ठीक है? जो इसकी ड्यूटी है करना है वो करता है। तो थर्मल न्यूट्रॉन क्या हो गया, थोड़ा कम एनर्जेटिक, जो बाहर नहीं भाग पाता है, जो यहीं पे काम करता है कि नहीं है? बात समझ आई? अब जैसे देखो मैं रिलेटिवली फास्ट हूँ, तो मैं कितने लोग को धंधा दिया भाई? अब मेरे बैच में कुछ लोग हैं
जो क्या थे, थोड़ा सा स्लो थे, तो उन लोग धंधा भी दे रखे हैं लोगों को, वहां पे बिजनेस कर रखे हैं, लोगों को जॉब दे रखे हैं, है कि नहीं है? अब देखो, हमारे अभय के पापा हैं, है ना, उन्होंने कितने लोग को बिजनेस नौकरी पर रख रखे हैं, डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोग को वहां पे रोटी दाल चल रही है कि नहीं, घर द्वार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब मैं बताओ कितने लोग को मैं नौकरी दिया हूँ? किसी को नहीं नौकरी दिया। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? और अभय के पापा वहां पर कम से कम 10 लोग को जॉब दें कि भाई आके काम कर लेना, पैसे दे दूंगा, खा लेना, परिवार चला लेना, क्या दिक्कत है? नहीं, ये ज्यादा बढ़िया है। नहीं, अब हमारा मतलब क्या यूज हुआ? कोई यूज हुआ? कोई यूज नहीं। हमें किसी को नहीं जॉब दे पाए, बेकार हो गया पूरा काम। तो ये भी चीज समझने वाली बात है, समझ गया? हर चीज देखने से अच्छा लगता है, अच्छा होता भी नहीं है, ऐसा भी होता है कभी कभी। देखने जरूर अच्छा होता है, लेकिन क्या वो वाकई में उतना अच्छा है, ये भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर वही है बेटा, है ना? ये क्या हुआ? ये फास्ट न्यूट्रॉन क्या हो गया? ये फास्ट न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। थर्मल न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है ना? कितना होता है इसका लिख लो बेटा, एनर्जी होती है करीब करीब, कम होती है 0.0235। कितना होता है? 0.0235 लिखो, 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या हो गया? थर्मल न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होती है, वो सैंपल के अंदर ही रहता है और वह दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस पे अटैक करता है। क्या करता है? और दूसरे न्यूक्लियस पे अटैक करता है, और अटैक करने से हमारा चेन रिएक्शन आगे बढ़ता है, हमारा चेन रिएक्शन आगे बढ़ता है। बात सुना गई सबको? क्लियर है? क्लियर है बाबू सबको? एनी प्रॉब्लम? तो ये हुआ। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स आपके काम का नहीं होता है, हमें थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए जिसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, ताकि वो सैंपल के अंदर दूसरे लेयर्स पे अटैक कर सके और चेन रिएक्शन आगे बढ़ सके। ठीक है? अब सवाल यहां पर ये उठता है कि सर ये फास्ट को थर्मल कैसे किया जाए? है, फास्ट को थर्मल कैसे किया जाए? समझे ना, ये भी बात है। यस, है ना? तो फास्ट को थर्मल देखो क्या करना जाता है, इसको स्लो करना पड़ता है, इसको स्लो करना पड़ता है ना? क्या करना पड़ता है? इसको स्लो करना पड़ता है। स्लो करने के लिए क्या करते हैं हम? मॉडरेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? मॉडरेटर। ठीक है? जैसे देखो, अब मान ले जाए तुमने बंदूक से बुलेट छोड़ा, ठीक है, और तुम क्या करो, बुलेट आ रहा है और तुमको जितना मटेरियल दिया गया ना, मॉड्यूल है, चार चार मॉड्यूल, वो सब मॉड्यूल को बीच में रख दो और उससे बुलेट को पार होने दो, है ना? तो क्या होगा? क्या होगा? है भाई, कितना कितना मॉड्यूल मिला है तुम्हें पढ़ने के लिए? 4 फिजिक्स का है? 4 केमिस्ट्री का होगा, फिर उसका होगा, है 12-14, है ना? तो 14 मॉड्यूल जो तुमको मिला है, 14 मॉड्यूल बीच में रख दो और बुलेट उससे जाएगा, गोली जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा? उसका स्पीड क्या जाएगा? है, एक डायरेक्ट लगे गोली और एक बीच में 14 मॉड्यूल रख दो और उसके बाद लगे गोली, तो बताओ किसमें बचने का ज्यादा चांस सेकंड केस में। है? किसमें? सेकंड केस में जब मॉड्यूल रहेगा। हाँ, मॉड्यूल से जब पास होगा उसमें बचने का ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि वो स्लो हो चुका, उसकी स्पीड स्लो हो गई, है ना? तो मॉड्यूल जो है आपका क्या किया, वो बुलेट को स्लो करने का काम किया। तो वैसे ही यहां पर भी हम यूज करते हैं, है ना? फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, फास्ट न्यूट्रॉन जब निकलता है तो इसके बीच में हम मॉडरेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉडरेटर, जो इस एनर्जी को कम करता है। जो क्या करता है? इसकी एनर्जी को कम करने का काम करता है। मॉडरेटर को क्या करता है? फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में चेंज करने का काम करता है। इसको बोलते हैं मॉडरेटर। ठीक है? इसको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या करता है ये?
ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने का काम करता है। लिख लो बेटा, लिखो, मैं लिखवाता हूं, मॉडरेटर लिखो बेटा, सब लोग लिखो, लिखो, एनी सबस्टांस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन, लिखो, एनी सबस्टांस which is used to slow down, fast moving neutrons to thermal energy, to thermal neutrons से जुड़ा है ना, to thermal neutrons is called a moderator, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, वाटर, हैवी वाटर। ये भाई साहब हैवी वाटर क्या होता है? भाई वाटर तो हमने नाम सुना है, ये हैवी वाटर क्या होता है? एनीबडी? D2O, वेरी गुड, है ना। केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, मैथ भी स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा IIT तो होगा ही होगा। नहीं, बस लगे रहना है तुम लोगों को, कुछ दिन की बात है। और तो क्या होगा बेटा यहाँ पर? हैवी वाटर, ग्रेफाइट देखे हो नहीं देखे हो? हैं? देखा ना है? कितने तुम लोग यूज करके फेंक दिया बचपन में ही, है नहीं? जब ठीक से दौड़ना नहीं आता था तब से ग्रेफाइट यूज करो। पेंसिल में होता है ना बेरिलियम, ये सब क्या बेटा? ये सब है आपका मॉडरेटर होते हैं। इसको बीच में डालने से क्या होता है, जब इससे फास्ट न्यूट्रॉन पास होता है तो एनर्जी उसकी कम हो जाती है और थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स, ठीक है बाबू? चलो ये हो गया। अब जरा बात को समझो। अब हम लिखेंगे कि ये चेन रिएक्शन जो है आपका, ठीक है, इसको करवाने में क्या दिक्कत आ सकती है? जब एनर्जी दे रहा है ना, तो फिर बिजली बिल इतना क्यों आता है? और लाइन क्यों कटता है? गर्मी मच्छर क्यों काटता है ना भाई? सस्ता कर दो, एनर्जी लगाओ फटाफट, है ना। यूरेनियम को बम्बार्ड करवा के एनर्जी डेवलप कर दो, क्या दिक्कत है ना? फिर क्या दिक्कत है? तो बेटा इसमें भी दिक्कतें आती है, कुछ क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन। लिखो, डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन। एक चेन रिएक्शन को सस्टेन कराने में, चेन रिएक्शन होता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसको कराने में भी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? क्या हो गया? लिखो, डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन, ठीक है। क्या क्या दिक्कतें होती है पहले वो समझो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो रिएक्शन लिखा था उसमें यूरेनियम 235 यूज किया था भाई, याद है? रिएक्शन अभी लिखवाया था तो, जो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता था उसका क्या था? 235 था, है? जबकि आपको क्या है, ये जो है 235 आपको चाहिए रिएक्शन के लिए, लेकिन जो नेचुरली मिलता है वो क्या मिलता है? इसका आइसोटोप मिलता है। क्या मिलता है? इसका आइसोटोप मिलता है, जिसका मास नंबर 238 है। कितना होता है? 238 होता है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जितना यूरेनियम तुमको मिला उसमें 99.28% 99.28% क्या होता है? यही वाला होता है।
ठीक है, ये वाला होता ही नहीं है भाई साहब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलता ही नहीं। ये जो चाहिए आपको, ये होता है 0.7%। ठीक है, ऐसा में मेजर जो है वो ये है, मेजर जो है वो ये है, जो चाहिए ही नहीं। ऐसा में जैसे अब तुम लोग में रैंक आएगा अगले साल, तो क्या रैंक इसके नीचे रहेगा, मैक्सिमम लोग इसी में रहेंगे, 99 से नीचे वाले, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको आईआईटी पूछेगा ही नहीं, जिसको आईआईटी पूछेगा ही नहीं कि तुम भी स्टूडेंट हो, तुमको भी एडमिशन लेना है, ऐसा पूछे। और मैक्सिमम लोग इसी के नीचे रहेंगे परसेंटाइल। ठीक, किसको पूछेगा? जो इससे ऊपर रहेगा, जो टॉप 0.7% में रहेगा, जिसका परसेंटाइल टॉप 0.7% में रहेगा, उसको आईआईटी पूछेगा, बाबू एडमिशन लेना है कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे कहाँ लोगे, है ना, इसको पूछेगा, जो बहुत कम होते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग तो इधर ही हो जाते हैं ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी दिक्कत है बाबू। तो नेचुरली जो पाए जाते हैं वो 99 to 8% ये पाए जाते हैं, आपको चाहिए ये, तो पहली बात तो है ही नहीं। ये भी दिक्कत है कि न्यूक्लियर कराएं, रिएक्शन कराएं तो कैसे कराएं। तो क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ता है, इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जो एक अलग टेंशन आ गई, एक अलग टेंशन आ गई। नहीं है, जैसे मैं तुमको बोलता हूँ ना कि भाई तुम आईआईटी में बन जाओगे, आईआईटी में चले जाओगे, तुम इस रेंज में आ जाओगे, तुम 5 घंटा पर सब्जेक्ट यानी 15 घंटा डेली पढ़ते जाओ। तो ये आसान है क्या? बोल तो दिया। और जब तुम लोग करते हो तो लगता है कि भाई इससे हार्ड जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। 15 घंटा डेली पढ़ना, बोलना आसान है। तुम लोग कर रहे हो ना, एहसास हो रहा होगा कि भाई इससे दुनिया में हार्ड कोई काम ही नहीं है कि नहीं? तो ये दिक्कत होगा, तो ये एक अलग टेंशन आ गई कि इससे इसमें कन्वर्ट करो। दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। तो लिख लो बाबू, जनरली नेट फाउंड 238 दिस मच, दिस आइसोटो नॉट दिस, दिस इज ओनली फाउंड 0.7%। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिफिकल्टीज में, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन लीकेज। Recording in progress.
चलो आगे बेटा कर लो। चलो तो पहला क्या हो गया, ये था। दूसरा लिखो न्यूट्रॉन लीकेज। देखो बेटा न्यूट्रॉन लीकेज। न्यूट्रॉन लीकेज का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था फास्ट न्यूट्रॉन, है ना। मैंने बताया था फास्ट न्यूट्रॉन। यहां पर एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन की इतनी होती है, जो न्यूट्रॉन जनरेट होता है, कि वो लीक कर जाता है, वो सैंपल से बाहर चला जाता है। सैंपल के अंदर जो अदर यूरेनियम न्यूक्लियस अवेलेबल है, जिस पे अटैक करना चाहिए, उस पर अटैक ही नहीं करता है, वो बाहर निकल जाता है। तो यही प्रॉब्लम है ना। न्यूट्रॉन लीकेज कर जाएगा तो फिर हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। तो दिस आल्सो प्रॉब्लम। न्यूट्रॉन लीकेज इज आल्सो ए प्रॉब्लम फॉर अस। सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो बाबू। न्यूट्रॉन एनर्जी, आखिर ये बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से भी ये न्यूट्रॉन बाहर चला जा रहा है, जो हमारे पर्पस का नहीं, हमारा यूज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एनर्जी ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, फोर्थ लिखो, नेक्स्ट लिखो न्यूट्रॉन कैप्चर। अब अगर मान ले जाए तुम चाहते हो कि रिएक्शन हो, तो जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, उसको सैंपल के अंदर रोकना पड़ेगा, ताकि सैंपल में जो अवेलेबल है दूसरा न्यूक्लियस, उस पर वो अटैक कर सके, उस पर अटैक कर सके। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैप्चर, तो लेकिन कैप्चर आसानी से हो जाएगा क्या? है भाई, कैप्चर आसानी से हो जाएगा। जिसको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा उसको बोलेगा भाई नहीं नहीं तू उधर मत जा भाई, तू गया इंजीनियरिंग कॉलेज में निकाले ना, वहां गैस रहेगा साथ में, है भाई, तो रुक जाओगे, है कि नहीं? दिक्कत है ना भाई, कैप्चर करना भी आसान नहीं है। जिसको आईआईटी बॉम्बे में मिलेगा वो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों पढ़ेगा भाई? कोई रुके? बताओ तुम लोग में से कितने लोग तैयार हैं रुकने के लिए? भाई जिसको आईआईटी दिल्ली बॉम्बे मिलेगा, है, और उसको बोला जाए कि भाई गया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ो ना, यहीं घर में रख करके सिटी में, कोई रुकेगा? है, गुड्डू तो उसको लपड़ा देगा। नहीं। हुँ? क्या बात कर रहा है तू? नहीं, मैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज में रुक जाऊँ, आईआईटी बॉम्बे मुझे बुला रहा है? ताजा समय रखा है मेरे को। हुँ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बाबू। देखो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। अच्छा अब जरा ध्यान दो बाबू, मैं क्या बोला था, ये यूरेनियम है एक, और इस पे न्यूट्रॉन से आपने बम्बार्ड करवा दिया। होता क्या था, ये 3 न्यूट्रॉन को और जनरेट करता था, और ये तीनों 3 यूरेनियम पे अटैक करता था, और फिर ये क्या होता था, हर यूरेनियम से फिर से 3-3 न्यूट्रॉन निकल जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये तो जीपी हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया, जीपी हो गया है। अब किरण बताएगी जीपी क्या होता है। अब पिंकी बताएगी। क्वेश्चन सुनते ही सब गेट बंद कर लेता है, ऐसा क्यों भाई? है कि हमारे घर में ना क्वेश्चन आ जाए? नहीं है, है ना भाई, सब चालाक है यहाँ पे, नहीं गलती से हमारे घर में क्वेश्चन ना घुस जाए, जी बंद कर दो। है? नहीं है? और
और हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई वो खुंडी खड़खड़ा खड़खड़ा के अंदर जाएगा, है ना। चलो बताएगा, अविन बताएगा, अविन बताएगा वो, अविन का भी दरवाजा बंद है। खुंडी खड़खड़ाओ, इसको दबाओ। सर आस्क टू अविन, हाँ बोलो। आवाज ही नहीं आ रहा, डबल लॉक करके रखा है। एक नंबर से वो लगा। देखो बेटा, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सर मल्टीप्लाई होते रहता है। यानी हाँ मल्टीप्लाई होते रहता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 243 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, ये 3 गुना होता जा रहा है, हर रिएक्शन के बाद 3 गुना हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या बोलेंगे हम, 3 है ना। हर रिएक्शन के बाद 3 गुना हो जा रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 3 है। ठीक है, तो लिखो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसको हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे के से। किसको लिखेंगे, के से। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लिख लो बाबू, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसको रिपीट करेंगे के से। और के को क्या लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present at the beginning of one generation, divide by number of neutrons present at the beginning of previous generation। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका 9 है यहां पर, तो इसके पहले क्या था, प्रीवियस वाले में 3 था, तो कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें सकते हो क्या था, 3 अगर था यहाँ पे, तो इसके पहले कितना था, 1 था, तो क्या कितना हो गया, 3। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है, लिख लो, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। यहां पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है, 3 के बराबर है। ठीक है, कितना बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी। अब ये बोलोगे सर ये तो 3 होगा हमेशा, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। हमने तो आइडियल केस ले लिया, 3 जनरेट हो रहे, तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों के तीनों अटैक कर दे रहे हैं, है ना, तीनों के तीनों सक्सेस है कि नहीं। ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे किसी घर में मान लीजिए 4 बच्चा है, तो चारों इंजीनियर डॉक्टर थोड़े ना, एक आध बिजनेस में भी रह जाता है, रहता नहीं रहता है ना। किसी का चारों चारों चला जाता है, डिपेंड करता है ना। तो यहाँ भी वैसे कि 3 अगर न्यूट्रॉन है, तो जरूरी नहीं कि तीनों अटैक करे, तो एक आध बेचारा ना कर सके, तो जब नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है ना, कितना सक्सेसफुल है और कितना अनसक्सेसफुल है, उस पर डिपेंड है। यहाँ पर देखो 2 सक्सेस है, 1 नहीं कर पाया, डंप हो गया। जब डंप हो गया तो क्या हो गया, कितना हो जाएगा, 2 गुना करेगा रिएक्शन को, है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रिटिकल साइज की, अब बात आती है क्रिटिकल साइज की, है ना। साइज क्या होता है, तो देखो साइज मैं बता रहा हूं, साइज बता रहा हूं मैं कि सैंपल में कितना लोग, सैंपल में कितना लोग, यानी सैंपल में कितने न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस को मैं लिया हूं सैंपल में, ये भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान ले जाए
मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज 2 लाख बच्चों को, मैं पढ़ा रहा हूँ 2 लाख बच्चों को, है भाई। जब 2 लाख बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो 10,000 बच्चे तो जरूर सिंसियर होंगे उसमें, है ना, है जिसको मैं बोलूँ कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, है ना भी बोलूँ तभी पढ़ लेगा। 2 लाख में 10,000 बच्चे निकल सकते हैं अच्छे, है कि नहीं। अब तुम्हारा बैच ही है कितना, 40 का मान लीजिए यहाँ पे इस बैच में। अब 40 लोग अगर इसमें हैं तो भाई इसमें क्या होंगे, ज्यादा में मैं जोर लगा रहा हूँ तो 10 से 15 बच्चे अच्छे निकलेंगे और बाकी सब क्या मानेंगे, फांसी तो मारने वाले होते हैं हर जगह, है नहीं। हम्म वो तो गोली देकर निकल जाएंगे तो भाई सर हो गया हो गया सर हो गया हो गया, होमवर्क कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ सर, पढ़ भी रहा हूँ, है ना, रिजल्ट आएगा तो सर उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, नहीं तो मेरा हो जाता सर, है ना, वो 2 क्वेश्चन गलत हो गया सर, वो मैं सोचा लेकिन गलत, है ना। कोई बोलेगा नहीं सर वो कलर जो कर रहे थे ना हम, कलर करना था यहाँ, लेकिन इतना जल्दीबाजी था उस समय कि सर मत पूछिए मैं इधर कलर कर दिया, है ना। कहने मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नाटक हो ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या है, जब 40 लोग हैं तो कितना लोग निकलेगा, 10-15 लोग निकलेगा मैक्सिमम, उसे मेरा धक्का देने के बाद अभी जब आके कान टाइट करूंगा ना तब निकलेगा 10 से 15 लोग, ठीक है। नहीं तो इतना भी नहीं निकलता, है ना, कहीं नहीं निकलता। तो क्या हो गया बाबू, यहाँ पे करने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि आखिर कितने लोग हैं, सैंपल जो तुमने लिया है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि भाई ये 3 निकला, है ना, ये 3 निकला सपोज, ठीक है, और तुम रखे हो 20 न्यूक्लियस है, तो भाई अटैक करेगा नहीं, हो करेगा ऐसे ही निकल जाएगा। अब तुम न्यूक्लियस रखे हो 10,000, तो क्या होगा, अब ये तीनों जब निकलेगा तो जरूर कहीं ना कहीं टकराएगा, ये न्यूक्लियस कहीं ना कहीं जरूर 10,000 में से तो कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा, है कि नहीं। लेकिन तुम 20 ही न्यूक्लियस लोगे तो ये 3 न्यूट्रॉन कहाँ होता, बाहर ही निकल जाए, बिना टकराए हुए निकल जाए। तो ये डिपेंड करता है साइज पे भी कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस हद तक होगा, ठीक। इसी को हम बोलते हैं साइज। अब ये साइज को हम डिफाइन करेंगे कि क्रिटिकल साइज क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम लोग और समझेंगे अच्छे से। देखो बाबू, सबसे पहले लिखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। अगर अभी मतलब कुछ रिएक्शन हुआ तो उससे कुछ बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रोज। अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करेगी, ग्रो करेगी। क्या करेगी बेटा, ये रिएक्शन ग्रो करेगी, ठीक है। और ग्रो करने का मतलब ये है कि अच्छा खासा सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी अवेलेबल है, तभी तो अटैक कर पा रहा है? तो इसको बोलते हैं, इस करने के लिए जितना साइज होना चाहिए न्यूक्लियस, जो सैंपल लिए हो उसमें कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए, उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल साइज। क्या लिखते हैं बाबू, सुपर क्रिटिकल साइज, ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 से लेस हो जाए तब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। ए इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है ना, ठीक है। और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। यानी क्या लिखेंगे उसको, डाइज आउट। क्या लिखेंगे, रिएक्शन डाइज आउट, खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। और इसके लिए जितना लेना पड़ता है सैंपल उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल साइज। और के इज इक्वल टू 1, यानी जितना सन हो रहा है उतना हर बार होता रहे सेम, रिएक्शन सेम होता रहे, है ना।
K इज इक्वल टू 1, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा स्टेडी। क्या हो जाएगा, ये स्टेडी, बराबर शांत चलता रहेगा। और इसके लिए जो मिनिमम चाहिए ताकि वो बराबर कम से कम चेन रिएक्शन मेंटेन रह सके, उसके लिए जो सैंपल साइज चाहिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल साइज। बोलते हैं क्रिटिकल साइज बोलते हैं। लिख लो, चलिए उतार लो सभी लोग अच्छे से। चलो लिख लिया बाबू सभी लोग। लिख लिया सभी लोग। चलो, तो ये हो गया हमारा के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और ये हो गया आपका न्यूक्लियर साइज। ठीक है, क्या होता है। अब इसके बाद लिखेंगे कि सर अगर मान लीजिए ये सब कुछ मिल गया तो इसका करेंगे क्या, है ना, इसका करेंगे क्या। तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि न्यूक्लियर रिएक्शन कराओ, कोई बुरा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कराओ ना। इसलिए इससे क्या करो, बिजली पैदा करो, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल उठेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर कैसे करेंगे, यही बताओ। तो मैं बताता हूँ इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बाबू, इसका यूज कैसे करेंगे। इसको यूज करने के लिए लिखो, इससे हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आपको मैंने बताया था कि जब हम न्यूक्लियर यूज करेंगे, जब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। बताया था ना, जब बिजली पैदा करते हो तुम पानी से हाइड्रो, है ना, गैस से तो गैस पावर प्लांट, कोल से तो थर्मल पावर प्लांट, हवा से तो विंड मिल। ऐसे मैंने बताया था आपको कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, जरा इसकी बात को चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर एक्शन अनकंट्रोल्ड पहली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड जैसे ही होगा वो आफत मचा देगा। तो हमें क्या चाहिए, वो कंट्रोल्ड वे में, वो क्या हो, कंट्रोल्ड वे में, यानी जितना चाहिए उतना ही हो, है कि नहीं है। तो भाई उतना ही हो तो ये कैसे होगा, ये कोई तुम्हारा कुत्ता थोड़ा ना है, ये बैठ जा भाई तो बैठ गया, चल भाई पार्क घुमा के लाता हूँ तो घूम के आ गया, है, ऐसा तो है नहीं भाई। ये तो न्यूक्लियर यूरेनियम है, ये तो ब्लास्ट करेगा तो सबको उड़ा देगा, है कि नहीं। ये पालतू कुत्ता तो नहीं है, तो जो कहोगे सुन लेगा, नहीं भाई। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक डिवाइस को यूज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल वे में करने के एक डिवाइस यूज करते हैं, और उसी डिवाइस का नाम हम लोग देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को करवा सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक करवा सकते हैं, कंट्रोल्ड वे में करवा सकते हैं। ठीक है, उस डिवाइस का नाम दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर। बात सुना गई सबको, क्लियर है। तो लिखो वो न्यूक्लियर रिएक्टर लिखो, क्या होता है, लिखो इट इज ए डिवाइस। लिखो न्यूक्लियर रिएक्टर को लिखो बाबू, लिखो इट इज ए डिवाइस, it is a device in which a nuclear chain reaction, it is a device in which a nuclear chain reaction is initiated
is initiated, maintained, and controlled, ठीक है, and controlled, ठीक है। नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, इट वर्क्स ऑन द, इसके नीचे लिखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it works on the principle of controlled chain reaction, and provide energy, at a constant rate. It provide energy at a constant rate, ठीक है। ये आराम से होता रहता है और कंटिन्यूअसली एनर्जी कांस्टेंट रेट से आपको देता रहता है ना। इस डिवाइस में क्या करते हैं हम, उसको इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और कंट्रोल्ड वे में चलाते हैं, है ना। ये एक ऐसा डिवाइस है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये ऐसा डिवाइस है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, एक हमारा इसमें चैम्बर होता है। क्या होता है, चैम्बर के अंदर हम क्या लगा देते हैं, आपका न्यूक्लियर, जिसको तुम्हें बम्बार्ड करनी है ना। ये रॉड, यूरेनियम रॉड, चैम्बर के अंदर हमने क्या लगा दिया, यूरेनियम रॉड लगा दिया हो, ठीक है। अब यहां पर जब हमारा काम चालू होगा तो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो आपको पता है न्यूट्रॉन्स तो निकलेगा तो फास्ट न्यूट्रॉन निकलेगा। तो फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। और स्लो करने के लिए क्या करते हैं, मॉडरेटर रखना पड़ता है। तो हम मॉडरेटर डालेंगे यहाँ पर, क्या डालेंगे, मॉडरेटर डाल दो। और क्या है, ये खाली जगह में क्या है, मॉडरेटर है। यानी यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मॉडरेटर से पास होने लगेगा, एनर्जी कम हो जाएगी तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये दूसरे यूरेनियम पे अटैक करेगा, जिससे हमारा रिएक्शन चलता रहे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, मॉडरेटर डाल देंगे। इसके बाद और भी अगर कंट्रोल करने की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंट्रोल्ड रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, कंट्रोल्ड रॉड लगाते हैं, ठीक है। कंट्रोल रॉड लगाते हैं। ये कंट्रोल रॉड क्या करता है, ये कंट्रोल रॉड, आपने वो देखा था, डैम देखा है कहीं आप लोग, डैम देखे हो क्या, यस फंक्शन सर। है, पता है, ये जो होता है ना कभी कभी, है ना, बोलता है ना कि अरे डैम खोल दिया गया भाई, बाढ़ आ गया। नहीं, क्या होता है एक्चुअली, देखो ये पानी बहने का पूरा जरिया है और तो ऐसे बंद रखते हैं, है ना। जब पानी लेवल से ऊपर जाता है ना तो इसको क्या करते हैं, खोल दिया जाता है, इसको ऊपर किया जाता है, तो नीचे से पानी बहने लगता है, ठीक है। तो ये डैम का सिस्टम है, इसको ऊपर करो। तो उस तरह से यहाँ भी है, रॉड है। अगर इसको मैं दूं नीचे यहाँ तक, तो इससे जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, जितना ज्यादा ऊपर, उतने चांस बन जाते हैं कि जो न्यूट्रॉन आएंगे वो दूसरे पे अटैक करेंगे। बात समझ आ गई। तो ये कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे रिएक्शन कितना चाहिए या कितना करवाना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल रॉड। बात समझ आ गया बेटा, इसका फंक्शन कैसे होता है, रखिए समझ में आ रहा है रवि, यस सर। क्लियर है, यस, कॉल्ड कंट्रोल रॉड, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मान लिया जाए न्यूट्रॉन निकल गया, स्लो भी हो गया, है, रिएक्शन भी हो गया, अब क्या है, रिएक्शन हो गया उसके बाद क्या, तो रिएक्शन हो गया तो ये एनर्जी रिलीज करता है, आपको पता है एक रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज करता है, विकास बताएगा, बताओ बाबू। एक एनर्जी, एक जब होता है तो कितना निकलता है एनर्जी, धीरज, साक्षी,
कैसे? सर 6 MeV, कितना? सर 6 MeV 3 न्यूट्रॉन के बराबर। कितना निकलता है एनर्जी? एनर्जी कितना निकलता है? वो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बेटा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 मेगा, वो किसका होता है? वो न्यूट्रॉन्स का एनर्जी होता है। यहाँ बात हो रही है एनर्जी कितना निकलेगा रिएक्शन के बाद, क्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने लिखवाया रिएक्शन, सब लोग बार अच्छे से 200। क्लियर हो सबको? तो क्या हो गया? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। मैंने रिएक्शन लिखवा रखा है। अब वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज कैसे करें, है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन को यूज कैसे करेंगे? उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक कूलेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? यहाँ से हम कूलेंट लेके जाते हैं, कोल्ड कूलेंट अंदर से पास करवाते हैं। जब अंदर पास करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कूलेंट यहाँ पे जब इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर जो एनर्जी है वह कूलेंट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एनर्जी को कूलेंट एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब करता है तो खुद वो गर्म हो जाता है ना। तो यहाँ से निकलेगा, नीचे से यहाँ से निकलेगा हॉट कूलेंट निकलता है। क्या होता है? कोल्ड कूलेंट यहाँ से डालते हैं, इससे पास होता है, जो एनर्जी यहाँ पर डेवलप होती है उसको एब्जॉर्ब करके गर्म होकर के वो बाहर निकल जाता है। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट एक ऐसी मटेरियल होती है जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है ना। गर्म कम होती है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी गर्म करने के बाद हल्का सा गर्म होगा, समझे ना। उस तरह की चीजों को हम बोलते हैं कूलेंट, है ना, समझ गया, ताकि दूसरी चीज को ठंडा कर सके। अब जो खुद ही गर्म हो जाए जल्दी जल्दी, उसको क्या मतलब है? और तो क्या गर्म करेगा फिर, ठंडा करेगा दूसरे को। तो ये कूलेंट बोलते हैं, जो दूसरे को ठंडा कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं कूलेंट। अब क्या होगा, जब ये कूलेंट यहां से निकलता है, ये इसका क्या काम है भाई? तो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। इससे पास कूलेंट यहां से जाता है, गर्म कूलेंट, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है। इसके अंदर क्या होता है? वाटर। तो वाटर को क्या करेगा? वाटर कहां से आएगा? वाटर को यहां से एक चैम्बर डाल दो, यहां से आपको आती है कोल्ड वाटर। क्या आती है? कोल्ड वाटर को हम कराते हैं, है ना। तो कोल्ड वाटर जब इसमें आती है तो इसके अंदर जो करंट होता है गर्म,
वह अपनी एनर्जी वाटर को दे देता है। जब वाटर को देता है तो वाटर क्या होगा, वाटर बन जाता है स्टीम। फिर इसमें वाटर गर्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर बन जाएगा स्टीम बन जाएगा। तो यहां से ये स्टीम बाहर निकाल देते हैं। वाटर यहां गया, स्टीम बन के यहां निकल गया। स्टीम बनने के लिए क्या कर रहा है, गैस का काम ये कर रहा है, गर्म करने का काम कूलेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां से ठंडा कूलेंट को फिर से डाल दो अंदर। ठीक है, अब जब ये स्टीम यहां से आ गया तो स्टीम का क्या करना है, तो आपको मैंने बताया है यहां पर क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं स्टीम को। और ये क्या है, ये होता है टरबाइन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है टरबाइन। जब ये स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, टरबाइन को घुमा देगा, है ना। और टरबाइन जब घूमेगा तो क्या होता है, सब तुम लोग पहले ही पढ़ चुके है ना, है, ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, मेनली पर्पज क्या होता है, टरबाइन को घुमाओ। इस टरबाइन को तुम पानी से घुमाओ, हवा से घुमाओ, गैस से घुमाओ, जैसे मर्जी घुमाओ, टरबाइन घूम गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। ठीक है बाबू, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाती है समझ में। अब ये स्टीम कहाँ जाएगा बाबू, तो ये स्टीम यहां से निकल लो, स्टीम यहां से इसको निकाल दो। ठीक है, स्टीम यहां से निकल गया। यहां से निकलने के बाद क्या करेंगे, स्टीम जब यहां से निकलेगा, है, तो यहां से स्टीम, इसको बोलते हैं कंडेंसर। जहां पर क्या होता है, स्टीम कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में, तो हॉट वाटर यहां से निकल जाता है, हॉट वाटर यहां से निकल जाता है। ठीक है, और यहां पर हम कोल्ड वाटर इंटर कराते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर यहां से हम इंटर करवा देते हैं, है ना। और कोल्ड वाटर फिर क्या हो जाता है, यहां चला जाता है। समझ में, तो ये हो गया पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोसेस। ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो मुझे यहाँ पर पूरा पता चल गया। इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। आया समझ में, क्लियर है। अब मैं फिर से समझा दूं एक बार फ्रेश। हम क्या करते हैं, यहाँ रॉड लगाते हैं, यूरेनियम रॉड। सब लोग देख लो, पहले ड्राइंग बनाना बाद में, पहले समझ लो। हम लेते हैं यूरेनियम रॉड लेते हैं, इस यूरेनियम रॉड के बीच में यहाँ पर पूरा फिलअप जनरेटर, और ये है कंट्रोल रॉड, है ना। यहाँ रिएक्शन जब होता है तो न्यूट्रॉन निकल कर ये दूसरे यूरेनियम रॉड पे अटैक करता है ना। जब न्यूट्रॉन निकलता है तो फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है, उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए मॉडरेटर को यूज करते हैं। मॉडरेटर इसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है, तो इस यूरेनियम पे अटैक करेगा, इस पे करेगा, रिएक्शन चलता रहता है। अगर तुम और कम करना चाहो या ज्यादा करना चाहो तो रॉड को नीचे करोगे तो बंद हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसको ऊपर करोगे तो अटैकिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन बढ़ जाती है। जब यहाँ पे रिएक्शन हो गया एज पर योर चॉइस, जितना तुमको चाहिए उसके हिसाब से, तब क्या है, यहाँ पर एनर्जी डेवलप हो जाती है। वो एनर्जी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप के थ्रू कोल्ड कूलेंट को इंटर करवाते हैं। कूलेंट क्या करता है, इसमें जो एनर्जी डेवलप होती है उसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब करती है, और कूलेंट खुद ठंडा कूलेंट गर्म होकर के यहाँ से बाहर निकलता है। ये जो हॉट कूलेंट है इसको हम पास कराते हैं हीट से, जहां पर हम पानी को पास करते हैं कोल्ड वाटर को। ये कोल्ड क्या करता है, ये जो हॉट कूलेंट है उसमें से एनर्जी लेकर के ये खुद गर्म होकर के स्टीम बन जाता है। स्टीम बनने के बाद ये बाहर निकलता है। स्टीम को हम डाल देते हैं कहाँ, टरबाइन में।
टरबाइन में क्या करता है, ये टरबाइन को घुमा देता है। टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। अब ये स्टीम का क्या करना है, स्टीम को बाहर निकाल देते हैं और इस कंडेंसर में डाल देते हैं। कंडेंसर में स्टीम स्टीम से कन्वर्ट होकर के कहाँ बन जाता है, हॉट वाटर, और वो हॉट वाटर को हम बाहर ले लेते हैं। और जो ठंडा वाटर फ्रेश डाल करके उसको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम फिर से इस हीट एक्सचेंजर में डालते रहते हैं। तो यहाँ का सर्कल ऐसे होते रहता है और यहाँ का सर्कल हॉट वाटर का ऐसे होते रहता है। ठीक है, दो पार्ट हो गया है ना, आया समझ में, क्लियर है। तो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ये चीज आपको करनी है, एनर्जी डेवलप करना है, पॉजिटिव चीज में यूज करना है आपको न्यूक्लियर रिएक्शन का। ठीक है बेटा, समझ गया सब लोग, है ना। तो ये था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सब लोग ड्राइंग बना लो अच्छे से, परफेक्ट तरीके से बना लो ड्राइंग। चलो बता दो, क्लियर हो गया, बना लिया ड्राइंग। चलो अच्छी बात है, ड्राइंग बना लिया भाई सब लोग। तो ये था हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इसको लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, एक और लिखो, ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट लिखो, ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि नेचुरली जो मिलता है आपको यूरेनियम 238 मिलता है, आपको चाहिए 235। Recording in progress. चलो
आगे सभी लोग, चलो तो बेटा ब्रीडर रिएक्टर लिखो। ए ब्रीडर रिएक्टर इज वन, a breeder reactor is one that produces more fissionable. A breeder reactor is one that produces more fissionable nuclei than it consumes. यानी कि क्या करता है, ये मोर फिजनेबल न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करता है ना, ताकि रिएक्शन हो सके। इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो स्टेबल होता है ना उसको अनस्टेबल, जो जल्दी जल्दी न्यूक्लियर रिएक्शन करा सके, उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्टर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। चलो हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम अगला लिखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिया, न्यूक्लियर रिएक्शन कर लिया, हम लोग करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन। थक तो नहीं गया भाई कोई? जो थक गया वो शटर बंद करके सो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। कितने लोग सो गए? अच्छे खासे लोग सो गए हैं? नहीं, अच्छी बात है। है ना, चलो अच्छी बात है, बहुत से लोग जग भी गए, है ना, अच्छी बात। चलो चलो कुछ लोग सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो आईटी में सीट भी नहीं है, तो सोना भी जरूरी है कुछ लोगों को, है ना। नहीं तो फिर मना करना पड़ेगा आईटी को, है ना। अब इससे क्या है, जो सोएगा रहेगा वैसे ही छूट जाएगा, है ना, उनको भी इज्जत रह जाएगी, भाई जितना आया मैं सबको लिया। आईटी वाला क्या बोलेगा, भाई जितने लोग आए मैं सबको एडमिशन लिया हूँ, किसी को मना नहीं किया, है ना। इसलिए सोना भी कुछ लोगों को जरूरी है भाई। चलो नहीं तो फिर उसको भी दिक्कत हो जाएगी ना। चलो आगे लिखिए बेटा, लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच, लिखो लिखो बाबू, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, है ना, दो छोटा न्यूक्लियाई जब कंबाइन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कंबाइन करके बनाता है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो लिखो द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, ब्रैकेट के अंदर लिखो एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। at extremely high temperature, है ना, to form a single heavier nucleus, to form a single heavier nucleus is called nuclear fusion. To form a single heavier nucleus is called nuclear fusion. It's called nuclear fusion. समझ में क्लियर है? अभी देखो ये क्या करता है, ये मान लीजिए दो प्रोटॉन है ना, अब दो प्रोटॉन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना देता है न्यूट्रॉन। क्या बना देता है?
ड्यूट्रॉन बना देता है। क्या बना देता है? ड्यूट्रॉन। और क्या बनाता है? पॉजिट्रॉन। क्या बनाता है? पॉजिट्रॉन बनाता है। और न्यूट्रिनो आता है और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी आता है। ठीक है। अब क्या होता है? अब न्यूट्रॉन फिर से कंबाइन करता है और ये क्या बना देता ट्राइटियम बना देता है ना, ट्राइटॉन। ठीक है। और साथ साथ में एक प्रोटॉन भी बनाता है, एक प्रोटॉन भी बनाता है और साथ में एनर्जी भी देता है। सॉरी, न्यूट्रॉन लिया था मैंने, एक मिनट को, इसको बनाओ, ये हीलियम, हीलियम बनाओ। एक वो भी लिख सकते थे, दोनों रिएक्शन होता है, आप दोनों चाहे लिख सकते हो। इसको वही कर दो पहले, है ना, डायरेक्ट लिख दो, आप लिख दो, इसको वही कर दो, ट्राइटॉन कर दो, एक प्रोटॉन कर दो और साथ में एनर्जी दो 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या हुआ। बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन किया, प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन किया, न्यूट्रॉन बना, एनर्जी भी निकला, और न्यूट्रॉन फिर से रिएक्शन किया, ट्राइटॉन बना, और फिर से क्या बन गया? एक प्रोटॉन बन गया। जो तो खत्म ही नहीं होगा भाई साहब, है ना, ये तो कभी लैग कर रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे? प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्ट करके न्यूट्रॉन बना रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्ट करके फिर से प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एनर्जी तो फोकट में मिल गया तुमको, कंजप्शन तो हुआ नहीं। तो ये रीजन है कि आपके जो, है ना, सूर्य भगवान हैं और चंदा मामा हैं, ये सब क्या करते हैं? ये कंटिन्यूअस एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या कभी खत्म नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? इस रीजन से, क्योंकि जो भाई जिससे जो कर रहे हैं फाइनली वही प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो फिर खत्म कहाँ होगा? एनर्जी तुमको एक्स्ट्रा निकल रहा है। इसलिए इन लोग कंटिन्यूअसली फ्रॉम सो मेनी ईयर्स दे आर इमिटिंग हाई एनर्जी कंटिन्यूअसली, है ना, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्टार में, सन में रिएक्शन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और उसमें इसलिए कंटिन्यूअस एनर्जी हमें देता रहता है। हाथ में बाबू क्लियर है? एक बार फिर से रिएक्शन बता दो। रिएक्शन देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन किया आपस में, क्या बना दिया? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, और इतना एनर्जी दिया। फिर दो न्यूट्रॉन मिलकर के फिर से ट्राइटॉन बनाता है और एक प्रोटॉन बनाता है, और प्लस इतना एनर्जी फिर से मिलता है। तो एनर्जी कंटिन्यूअस निकल रहा है, और जो प्रोटॉन कंज्यूम हो रहा था वो फिर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर ये रिएक्शन करेगा, अगेन शुरुआत हो जाएगा। तो ये चेन चलता रहेगा। ये सन में या स्टार में रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो खत्म ही नहीं होगा ये, और एनर्जी लगातार निकलते जा रहा है। इसीलिए एनर्जी इतने सालों साल से सूरज से निकलता आ रहा है, मिलता रहा है। ठीक है बाबू, क्लियर है? न्यूक्लियर फ्यूजन था। ठीक है। तो इसके बाद लिखो, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिफ्यूजन, सब कुछ हो गया। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट किनारे पे पहुंच चुके हैं, है ना। हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। हम लोग इसको खत्म करने के पहले एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो टॉपिक न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ठीक है।
Last topic of this chapter. एक तरफ लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन लिखो और दूसरे तरफ लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा लिखो। ठीक है, चलो सबसे आपको पता है फ्यूजन कब होता है? जब एक हैवी न्यूक्लियस कट जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और फ्यूजन किसको बोलते हैं? जब दो हल्का हल्का लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो नोट डाउन, लिखो बाबू, न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस, लिखो व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस excited and gets split up, excited and gets split up into two smaller nuclei, split up into two smaller nuclei of nearly comparable masses, of nearly comparable masses। सर स्प्लिट अप के बाद क्या बोले? into two smaller, split up into two smaller nuclei of nearly comparable masses, then it is called nuclear fusion। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बाबू, न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो when two lighter nuclei fuse together, लिखो when two lighter nuclei fuse together to form a heavier nucleus, then it is called nuclear fusion। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो इसमें कंडीशन जो चाहिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें लिखो हाई T and P नॉट रिक्वायर्ड, इसमें लिखो हाई T and P रिक्वायर्ड। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाई T and P टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। थर्ड लिखो फ्यूजन में लिखो फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए क्या चाहिए? उसको तोड़ना पड़ता है। हम बम्बार्ड किससे करते हैं? ड्रोन से करते हैं। तो यहाँ पे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स। न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए न्यूट्रॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिखो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स। जबकि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई यानी प्रोटॉन मिलता है। इसमें क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को करने वाला कौन है? प्रोटॉन। तो लिखेंगे प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स। लिखो फ्यूजन में लिखो प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स। चलो फोर्थ लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन तुरंत जैसे बम्बार्ड होता है और रिएक्शन तुरंत हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? ये स्टेप्स में होते हैं, टाइम लेता है। तो इसमें लिख लो इट इज क्विक प्रोसेस। फ्यूजन में लिखो इट इज क्विक प्रोसेस।
और ये लिखो इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेप्स, इन डिफरेंट स्टेप्स, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो, इसमें लिखो एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन, एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल, इसमें एनर्जी स्मॉल होता है, इसमें लिख लो हाई, एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज हाई, यहां पर लिख लो। न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज हाई, है ना। इसमें होता है करीब करीब 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जबकि इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें होता है 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा होता है। लेट हो गया बेटा फिर आवाज क्यों? करेक्ट है, दिखाओ दिखाओ। चलो नेक्स्ट लिखो, 6 लिखो बेटा। फ्यूजन में लिखो, जब फ्यूजन होता है ना, यूरेनियम जब टूटता है तो उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। नागासाकी है ना, वो अभी तो ये भी हार्मफुल है, अभी भी उसका इफेक्ट है, तो ये हार्मफुल होते हैं, है ना, जबकि फ्यूजन में इतना हार्मफुल नहीं होते। तो लिख लो, फ्यूजन में लिखो बेटा, इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडिएशन, रेडियोएक्टिव वेस्ट, इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियोएक्टिव वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट। यहां पर लिखो हार्मलेस, फ्यूजन में जो होता है वो हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, हार्मलेस लिख लो, हार्मलेस। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फ्यूजन में लिखो। अब इसमें यूरेनियम वगैरह जो अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, लिमिटेड है, इतना ज्यादा नहीं है ना। तो लिखो द स्टॉक ऑफ फ्यूजनेबल मटेरियल इज लिमिटेड, लिखो द स्टॉक ऑफ फ्यूजनेबल मटेरियल इज लिमिटेड। और इसमें लिख लो अवेलेबल इन प्लेंटी, इसमें लिखो अवेलेबल इन प्लेंटी, इसमें बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, हम लोगों ने इस तरह से न्यूक्लियस का चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है, ओके।